गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हम 5, 6, 7 क्लास की वर्ण विचार विषय को कुछ पढ़ चुके थे। तो बाकी जितना रह गया था आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में तुम पढ़ चुके थे कि वर्ण क्या है। और वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको कि और खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक शब्द को अगर हम खंडित करेंगे सूरज शब्द को तो हमें ये सब मिलेगा। तो ये सब एक एक वर्ण है जिसको कि और खंडित नहीं किया जा सकता। तो समझ गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि तो पिछली क्लास में तुम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण की मात्राएं के बारे में। ठीक है, देखो, जब हम स्वर वर्ण का प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और इसी बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। समझ गए? जैसे कि यहाँ देखो, का हलंत और आ, मतलब का एक व्यंजन वर्ण है और आ एक स्वर वर्ण है। जब हलंत क के साथ आ स्वर वर्ण मिल जाता है तो क्या होता है सृष्टि? क्या का अक्षर का सृष्टि होता है। मतलब जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिल गया तो उसका एक मात्रा यहाँ आकर लग गया। मतलब स्वर वर्ण का एक मात्रा आकर व्यंजन वर्ण के साथ लग गया तो इसका रूप बदल गया। और ये जो का हलंत का था तो उसका रूप बदल के ये हो गया। तो ये हो गया नया रूप। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? क में आ की मात्रा लगी है, इसीलिए इसका उच्चारण हम करेंगे का। समझ गए? तो इसी तरह सारे स्वर वर्ण की एक एक मात्राएं हैं। एक एक मात्रा है जो कि तुम अपनी किताब खोलकर देख सकते हो। देखो, ये सब सारे स्वर वर्ण की मात्राएं। लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन अ की मात्रा ना होने पर भी अ के महत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि अ स्वर वर्ण सारी व्यंजन वर्ण के साथ पहले से ही मिलकर रहा है, इसीलिए हम उस व्यंजन वर्ण को उच्चारण कर पा रहे हैं, वरना हम व्यंजन वर्ण को उच्चारण ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो, जब क हलंत में अ स्वर वर्ण का मिलन होता है, मिलता है, तो वो पूरी तरह से क होता है। और ग में जब मिलता है तो ग होता है, ख में जब मिलता है तो ख होता है। मतलब हलंत ग में मिलता है तो ग होता है, हलंत ख में मिलता है तो ख होता है। ये जो हलंत वाले वर्ण है ये सब एक एक व्यंजन वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बिना अधूरा है। मतलब इनमें अगर हम अ स्वर वर्ण का मिलन नहीं करेंगे तो हम इसको उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो अ की मात्रा पहले से ही सारी व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर रहा है, इसीलिए हम सारी व्यंजन वर्ण को उच्चारण कर पा रहे हैं, वरना हम इसी व्यंजन वर्ण को उच्चारण नहीं कर पाते। समझ गए? तो देखो, यहाँ सारी स्वर वर्ण की मात्राएं दिया गया है। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, सारे स्वर वर्ण की मात्रा दिया गया है और इसको तुम पढ़कर उसका प्रयोग भी जान पाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तुम पहले से ही जान चुके हो कि सारी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिलने के बाद ही वो पूरा होता है, वरना स्वर वर्ण के बिना व्यंजन वर्ण अधूरा है, आधा है, जिसको कि हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब एक एक व्यंजन वर्ण है। तो इस व्यंजन वर्ण को हम 3 भाग में विभक्त किए हैं, जिसको कि हम कहते हैं, एक है स्पर्श व्यंजन और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो देखो, स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? देखो, क से म तक जितना भी अक्षर है वो सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और
अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल और व, ये सब अंतस्थ व्यंजन में आता है। और उष्ण व्यंजन में आता है तालवेश, मूर्धन्यस, दंतेश और ह, ये सब उष्ण व्यंजन में आता है। तो देखो स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बाहर जाने से पहले मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मतलब जब हम इन अक्षरों को उच्चारण करेंगे तो ये सब उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह में कहीं ना कहीं ये स्पर्श करेगा, तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, व, ये पांचों अक्षर को अगर तुम उच्चारण करोगे तो ये कंठ को स्पर्श करेगा। और च, छ, ज, झ, ञ, इनको अगर तुम उच्चारण करोगे तो वो तालु को स्पर्श करेगा। तालु मतलब तुम्हारे मुंह के अंदर जो ऊपर भाग होता है उसे तालु कहते हैं। उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब मूर्धा को स्पर्श करता है। और त, थ, द, ध, न, ये दांत को स्पर्श करता है। प, फ, ब, भ, व, ये सब ओष्ठ मतलब होठ को स्पर्श करता है। तो इन सभी अक्षरों को विभिन्न वर्गों का नाम भी दिया गया है। जैसे कि क से व तक को क वर्ग, जिसको कि कंठ से इसका उच्चारण का स्थान है कंठ। और च से ञ तक च वर्ग कहते हैं, जिसको तालु से हम उच्चारण करते हैं। ट से ण तक ट वर्ग, और जिसको कि हम मूर्धा से स्पर्श करके उच्चारण करते हैं। त से लेकर न तक त वर्ग, जिसको कि दांत से हम स्पर्श करके बोलते हैं। और प से म तक प वर्ग, जिसको कि होठ से स्पर्श करके हम बोलते हैं। और ड़, ढ भी स्पर्श व्यंजन में रखा गया है, जिसको कि हम अन्य वर्ण में पढ़े हैं। तो उसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, और ये 4 हैं, जैसे कि य, र, ल, व। तो देखो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य, र, ल और व। और इसमें क्या लिखा है, स्वर और व्यंजनों के बीच में इसका उच्चारण होता है। मतलब जब तुम य या फिर वो को उच्चारण करते हो तो वो एक स्वर वर्ण की तरह सुनाई देता है, क्योंकि स्वर वर्ण में जो वो होता है उसको उच्चारण करते वक्त जैसा सुनाई देता, उसी तरह य या फिर वो, ये सब को उच्चारण करते वक्त उसी तरह सुनाई दे रहा है। तो ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन इनका उच्चारण स्वर वर्ण के साथ थोड़ी मिलती जुलती है, इसीलिए इसको कहा गया है स्वर और व्यंजनों के बीच में इनका उच्चारण स्थान होता है। तो उसके बाद आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकरा कर गर्मी से उत्पन्न करती है, और ये 4 होते हैं, जो कि श, श और ह। मूर्धन्यस, मूर्धन्यस, तालवेश, मूर्धन्यस, दंतेश और ह। तो इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह में थोड़ी सी गर्मी से उत्पन्न महसूस होती है। जब तुम खुद उसको उच्चारण करोगे तो समझ पाओगे। तो समझ गए, ये हुआ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, और ये चारों अंतस्थ व्यंजन और ये चारों ऊष्म व्यंजन। तो ये जो स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर हैं, जिसको हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं, और इसीलिए इनका नाम भी दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प, इसको याद रखने में आसानी होगी। और ये जितना भी अक्षर है, इनको तुम अगर खुद उच्चारण करोगे तो इसका स्थान तुम खुद महसूस कर सकोगे। मतलब ये जितने भी शब्द है, अगर तुम उसको उच्चारण करोगे तो तुम्हारे जिह्वा का अग्रभाग जिस स्थान पर छूता है, तुम समझोगे कि ये वही स्थान है। मतलब क से म तक उच्चारण करते वक्त तुम्हारा जिह्वा जिस स्थान को छुएगा तो वो कंठ है। और च से ञ तक उच्चारण करते वक्त जिस स्थान को तुम्हारी जिह्वा छुएगा तो उसको तालु कहते हैं। और ट से ण तक
जिसको जब तुम उच्चारण करोगे तो तुम्हारा जिह्वा का अग्रभाग जिसको छुएगा तो उसको मूर्धा कहते हैं। और त से न तक दांत कहते हैं, मतलब दांत को छूकर ये सारी अक्षर उच्चारण हो पाएगा। और प फ ब भ म इसको होठ को छूकर इसको हम उच्चारण करते हैं। तुम खुद जब उच्चारण करोगे तो इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो तुम सब ये अक्षर को खुद उच्चारण करके जानने के लिए कोशिश करोगे। तो उसके बाद आया संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष कैसे हुआ है? आधा क और पूरा श ये मिलकर क्ष हुआ है, जैसे कि तुम कहते हो कक्षा, भिक्षा। और त आधा त और र मिलकर त्र हुआ है। और आधा ज और न्य मिलकर ज्ञ हुआ है। और आधा श और र मिलकर श हुआ है। तो जान गए, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहता है। मतलब दो व्यंजन संयुक्त होकर जो व्यंजन अक्षर उत्पन्न होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो समझ गए? आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।